गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज आप लोग का जो टॉपिक है वो है बीएससी का वूपिंग कफ। वूपिंग कफ मतलब क्या होता है? कुकर खांसी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन कि डेफिनेशन इसका क्या है। तो इसकी जो परिभाषा है, तो सबसे पहले जो कुकर खांसी होता है ये हमारे श्वसन पथ का अत्यधिक संक्रामक रोग है। ठीक है, जो हमारा श्वसन पथ होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसका बहुत ही अत्यधिक संक्रामक रोग है, जो कि किसकी वजह से होता है? बार्डुटेला पार्टोटिस की वजह से होता है। इसको हम वोपिंग कफ भी बोलते हैं और कुकर खांसी भी बोलते हैं। इसका जब ये खांसी आती है तो एक तरह से इसमें एक दौरा टाइप का आता है। दौरा इन द सेंस की कंटिन्यू खांसी आती है, और जो ये खांसी आती है उसमें जो आवाज़ होता है वो खो खो की आवाज़ होता है, खो खो की, है ना। तो ये जो इसमें क्या होता है कि ये किसकी वजह से होता है? बार्डुटेला पार्टोटिस की वजह से होता है। तो क्या होता है वूपिंग कफ? वूपिंग कफ मतलब ये होता है कि जो श्वसन पथ का हमारा अत्यधिक संक्रामक रोग है, जो कि बार्डुटेला पार्टोटिस की वजह से होता है, जिसको हम कुकर खांसी भी बोलते हैं। और इसमें एक जो उसका लक्षण होता है, ये इसमें एक दौरा पड़ता है खांसी का, और वो जो खांसी की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है? खो खो की आवाज़ होती है ना। और अब उसके बाद ये है कि इसका जनपादिक कारक क्या होता है। तो जनपादिक कारक इसका होता है, सबसे पहले इसका हम देखें कि जो वोपिंग कफ है ये किसकी वजह से होता है, इसका जो कॉस्टिव एजेंट है किस कारण से होता है। तो उसका जो सबसे पहला कारण होता है, इसका जो कारण है, मेन कारण जिसकी वजह से होता है, वो है बार्डुटेला पार्टोटिस, मतलब कुकर खांसी। ठीक है, तो जो इसका जो कॉस्टिव एजेंट है वोपिंग कफ का जो कॉस्टिव एजेंट है वो क्या है? बार्डुटेला पार्टोटिस है। फिर उसके बाद ये है कि जो इसका संक्रामक का जो स्रोत है, जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, कैसे फैलता है। तो अगर किसी भी पेशेंट को अगर हुआ है, अगर उसके टच में अगर कोई आता है, तो उसके जो नाक और गले का जो सिक्रेशन होता है, जो स्राव होता है, जो उसका स्पुटम होता है, ठीक है, अगर उसके टच में अगर कोई हेल्दी पर्सन भी आता है तो उसको भी होने के चांसेस रहते हैं। ये ज़्यादातर किस आयु के पेशेंट जो होते हैं, तो जो किस आयु को इफेक्ट करता है? तो शिशुओं और 5 वर्ष से कम बच्चों को, मतलब जो न्यूबॉर्न शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, और जो 5 वर्ष से कम एज के बच्चे होते हैं, उनमें ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद है प्रसार की विधि, जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जो इन्फेक्शन है ये फैलता कैसे है ना। तो ये दो तरह से होता है, डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट कैसे होता है? अगर किसी बच्चे को वूपिंग कफ है, कुकर खांसी है, उसको खांसी आ रही है, और उसके टच में अगर हेल्दी बच्चा भी है, साथ में है, तो अगर वो क्या कर रहा है? खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसके टच में जो डायरेक्ट, जैसे अगर कोई बच्चे साथ में खेल रहे हैं, अगर उसको खांसी आ रहा है और फिर भी साथ में खेल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर हम स्नीजिंग करेंगे, कफिंग करेंगे, तो उससे जो हमारे कीटाणु होते हैं वो बाहर निकलते हैं, उसकी वजह से जो बच्चे हैं उसको भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर इनडायरेक्ट कैसे होता है? इनडायरेक्ट ये से होता है कि जैसे जो शिशु है, जो बच्चा है, अगर 3 साल का है, 4 साल का, जैसे 5 साल से कम बच्चों को होने के चांसेस रहते हैं, तो जो उनकी वस्तुएं होती हैं, चाहे वो खिलौने हों, चाहे वो कपड़े हों, अगर वो कोई हेल्दी पर्सन यूज़ करता है, हेल्दी पर्सन से कोई भी बच्चा अगर उसका टच में आता है, तो उसको भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो उसका बैक्टीरिया होता है वो उसके उस वस्तु में, उसके उस खिलौने में, उसके उस आर्टिकल्स में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये होता है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा? इसका डेफिनेशन वूपिंग कफ का क्लियर हो गया। फिर इसका जनपादिक कारक, जो हमारा एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर है, तो इसमें सबसे पहला हमारा पॉजिटिव एजेंट होता है, किसके कारण से होता है। दूसरा है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। थर्ड इसका आयु हो गया कि किस एज को इफेक्ट करता है ज़्यादातर। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जो ये प्रसार की विधि है, कैसे फैलता है, ये है। उसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब जो ये डिजीज़ है, जो ये सिम्टम्स हमें कब दिखेंगे, क्या है इसका, तो जो इसका उद्भवन विधि है, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 से 14 दिन का होता है ना, 7 to 14 डेज का होता है। अब फिर ये होता है कि इसकी हमें लक्षण कैसे पता चलेंगे कि नॉर्मल कफिंग हो रहा है, नॉर्मल खांसी है, कि ये वोपिंग कफ है। ठीक है, तो जो इसमें जो इसका लक्षण है, ये कुकर खांसी कैसे, जब भी आप खांसेंगे आपको कंटिन्यू खांसी आएगी, बहुत देर से खांसी आएगी, उसमें खो खो की आवाज़ आएगी, और फिर लास्ट में बहुत देर से आएगी खांसी, जिसके साथ में आपका बलगम भी निकलेगा। ठीक है, ये हो सकता है, स्नीजिंग भी हो सकती है, आपकी आँख से पानी भी आएगा, और नाक से भी पानी आता है, और भूख में कमी होता है। ठीक है, तो इसका जो लक्षण होता है क्या होता है कि हमें कुकर खांसी होगा, मतलब
बहुत तेज़ से खांसी आएगी जिसमें मेरी खो खो की आवाज़ आएगी। और जैसे उसकी जब दौरे आते हैं, खांसी आती है ना, कंटिन्यू खांसी आती रहती है, फिर जैसे खांसी आती है फिर लास्ट में बहुत तेज़ से खांसी आती है। इसके जब तक हमारा जो बलगम है, जो हमारा स्पुटम है, वो भी उसके साथ में बाहर आता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। ठीक है, तो इसका क्या लक्षण होता है, हमें स्नीजिंग आती है, छींकें भी आती हैं, और हमारे आँख से पानी आता है, नाक से पानी आता है, और भूख में कमी होती है। ये इसके लक्षण है। तो उसके बाद है कि इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो जैसे इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो उसको हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, है ना, एंटीबायोटिक देंगे, और एजिथ्रोमाइसिन देंगे, टेट्रामाइसिन देंगे, एम्पिसिलिन देंगे, और जो कफ सिरप है, कफ सिरप जो एंटीबायोटिक देंगे किस लिए, कि जो बैक्टीरिया जिस इन्फेक्शन की वजह से हमको ये हो रहा है उसके लिए हम एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, पर हमें कफिंग भी हो रहा है तो उस कफिंग को रोकने के लिए, उस खांसी को रोकने के लिए हम कफ सिरप भी देंगे, और कफ सिरप के साथ में हम मेडिसिन भी देंगे खांसी की, है ना, खांसी की हम दवाई भी देंगे। ठीक है, ये तो हो गया, इसका ट्रीटमेंट हो गया। फिर इसके बाद ये है कि ये किसी को और ना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रोकथाम भी करेंगे। तो जो इसका रोकथाम कैसे करेंगे कि जो वो पेशेंट है, जो शिशु है जिसको वोपिंग कफ हो रहा है, जिसको कुकर खांसी हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, आइसोलेट करके रखेंगे, है ना, उसको हम अलग करके रखेंगे, जिससे कि उसके टच में जो और बच्चे हैं वो ना आए। क्योंकि अगर उसके टच में जो घर के और बच्चे हैं अगर वो भी टच में आएंगे तो उनको होने के भी चांसेस रहेंगे। तो जो पेशेंट है जिसको कुकर खांसी हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अलग रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर और उसको हम वैक्सीनेशन, पार्टोटिस का वैक्सीनेशन भी होता है, टीका भी लगता है, तो भी हम उनको लगवाने के लिए उनको हम मोटिवेट करेंगे और वो लगवाए। तो ये कब कब लगता है, 3 से 4 महीने में लगता है और 5 माह में। ठीक है, ये इतना लगता है, 3 महीने में लगता है, 4थे महीने में लगता है, और 5वें महीने में लगता है। अगर नहीं लगा है तो बाद में 2 वर्ष की उम्र तक भी आप लगवा सकते हैं। ठीक है, 2 वर्ष की उम्र तक भी आप ये जो पार्टोटिस का वैक्सीनेशन है वो आप करवा सकते हैं। फिर उसके बाद है कि इसका हम कंट्रोल कैसे करें। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम कंट्रोल कैसे करें कि किसी को ना हो। तो कंट्रोलिंग के सबसे पहले ये कि पेशेंट को हम अलग रखेंगे, और बालक के द्वारा, जो शिशु के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं हैं, चाहे वो उसके कपड़े हों, चाहे उसके वो खिलौने हों, चाहे उसके बुक्स वगैरह हों, कुछ भी हो, जो भी उसके आर्टिकल जो वो यूज़ कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे कि उनको हम विसंक्रमित करेंगे हम। ठीक है, उसको हम विसंक्रमित करेंगे तभी हम उसको दोबारा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सब हमारा जो आज का टॉपिक क्या था, वोपिंग कफ मतलब पार्टोटिस कहते हैं इसको, और जो इसका कॉजेज है, किस कारण से होता है, जो इसका कारक है वो क्या है, बरोटेला पार्टोटिस है, इस कारण की वजह से होता है, और ये कैसे फैलता है, जो शिशु है, जो पेशेंट है, उसके जो नाक का जो स्राव है, जो उसके गले का स्राव है, उसकी वजह से होता है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट दोनों होता है, और उद्भवन अवधि क्या है, 7 से 14 दिन तक होता है। लक्षण में हमने जैसे आपको बताया है, लक्षण में क्या होता है कि कुकर खांसी होती है, कि खांसी, इसमें जो नॉर्मल खांसी होती है, थोड़ा सा आप खांसेंगे वो आपको थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, पर जब कुकर खांसी रहेगी तो आप कंटिन्यू खांसेंगे। ठीक है, कंटिन्यू खांसेंगे, और लास्ट में और खांसने की जो आवाज़ है वो खो खो करके आएगी। ठीक है, खो खो करके आएगी, तो लास्ट में जब आप तेज़ से खांसेंगे तो साथ में बलगम भी आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वोपिंग कफ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है, कोई भी अगर डाउट है, नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट्स किया करिए। ठीक है, क्योंकि अगर जब तक आप देखेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप कमेंट्स नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, तो आपके जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।